अकादमी की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम हमने स्वच्छता पखवाड़ा के एक विशेष अवसर पर रखा है और आज के इस साहित्य मंच का विषय है साहित्य में स्वच्छता का स्वर, परंपरा से आत्मीयता तक। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पंजाबी की वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय डॉक्टर बबीता जी, हिंदी के प्रख्यात आलोचक और विचारक आदरणीय प्रोफेसर चंदन चौबे जी, हमारे बीच में संस्कृत की विदुषी आदरणीय करुणा आर्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी कुछ देर में हमारे बीच में मंगेश जी आ जाएंगे। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी का बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और साहित्य अकादमी की परंपरा के अनुसार मैं अंग वस्त्रों के साथ अपने अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितना हम बाहरी स्वतंत्रता के लिए कोशिश करते हैं उससे अधिक आंतरिक और जिसे हम आत्मिक कहें उसके शोधन, उसके संस्कार, उसकी सफाई, इन सब के लिए हमारे प्राचीन साहित्य से लेकर अब तक के साहित्य में एक बड़ी परंपरा मौजूद है। वैदिक काल में हमारे जितने भी वेद हैं आप देखेंगे उनमें कई ऐसे मंत्र हैं जिनमें जल की शुद्धि के लिए, आत्म की शुद्धि के लिए, आसपास के वातावरण की शुद्धि के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। मध्यकाल बताते आते हमारे कवियों ने उस समय परिस्थितियां कुछ इस तरह बदली कि मानसिक विरूपण हो रहा था, धार्मिक रूप से हमारे ऊपर तमाम हमले हो रहे थे। ऐसे दौर में कबीर, बसवन्ना, ऐसे जो तमाम हमारे संत कवि हैं उन्होंने आगे बढ़ करके हमारे आत्मिक शोधन, आत्मिक सफाई के लिए पूरा अभियान चलाया और देशव्यापी अभियान चला संत आंदोलन और भक्त कवियों के द्वारा। उसके बाद आप आधुनिक समय तक आते हैं और फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे साथ जुड़ती जाती हैं जैसे पर्यावरण से संबंधित या प्रदूषण से संबंधित और बहुत सारी वैचारिक ऊंचाई नीचाई की भी। इन सब भेदभावों को भी दूर करने के लिए हमारे साहित्य में आगे बढ़कर के काफी लिखा पढ़ा गया है। इसमें उन्हीं सब विषयों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच विद्वान हैं। हमारे बीच श्री मंगेश वैश्वनारायण जी आ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं उनका भी साहित्य अकादमी की ओर से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आज चार विद्वान हैं। बबीता जी पंजाबी से, संस्कृत से आदरणीय करुणा जी, हिंदी से आदरणीय चंदन जी और मराठी से आदरणीय मंगेश जी। मैं आज चार वक्ताओं को आप सबको सुनने का मौका मिलेगा। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा संस्कृत की प्रख्यात विदुषी करुणा आर्य जी को। बहुत ही संक्षेप में आपका परिचय करा दूं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अध्यापन करती हैं। आप चर्चित लेखिका, व्याकरण और वेद विशेषज्ञ के रूप में देश और विदेश में जानी जाती हैं। आपने विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और वेबिनार आदि में एक विदुषी वक्ता के रूप में सहभागिता की है। अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी, निरुक्त, ऋग्वेद और उपनिषद आदि पर आपके व्याख्यान चर्चा में है। आपकी दो पुस्तकें तदधिकार विमर्शा और कृदर्थ विमर्शा, दोनों पुस्तकें विद्यालिखी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हैं। आपने 8 पुस्तकों में अध्याय लिखे हैं
ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में श्रीमती सुशीला देवी मिश्रा पुरस्कार, वेद मनीषा न्यास से वेद समारोह की उपाधि तथा संस्कृत समाराधकता सम्मान जैसे पुरस्कारों और अलंकरणों से भूषित किया गया है। बहुत प्यार के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर करुणा आर्य जी को। आप सभी वक्ताओं से निवेदन होगा कि 10 से 15 मिनट में अपनी हम जो है किससे आपह जल से शुद्ध हो और नित्य
यज्ञ करता है। और यज्ञ नाम केवल स्वाहा स्वाहा करने का नहीं है, स्वाहा का भी अपना बहुत बड़ा अर्थ है, परंतु मैं बताऊं देव संगतिकरण दान, ये अर्थ है। यज्ञ देव पूजा संगतिकरण और दान, ये यज्ञ का अर्थ है। यज्ञ उसका नाम है देवों की पूजा करना। सभी में दिव्य गुण विद्यमान है और जिनको हमने देव माना है उनमें तो है ही, क्योंकि देवो दानात्मा दीपनात्मा द्योतनात्मा, जो चमकते हैं वो देव कहलाते हैं। तो सभी देव हैं, इसलिए सभी को हम सभी का यथावत सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए हम यज्ञ कर्म करते रहे। और सामवेद इस तरह से कहता है, और कहता है केवल शरीर की नहीं कर्म की भी आवश्यक है। जो व्यक्ति स्थान और साधन से शुद्ध है वही श्रेष्ठ कार्यों को करता है। पर्यावरण के लिए भी अथर्ववेद कहता है भू शुचि पवित्रा वसुधा वसुंधरा, कि पृथ्वी शुद्ध और पवित्र है, इसे स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। आज हम नाना प्रकार की चीजों से उसे अशुद्ध कर रहे हैं। निर्मल करने वाले केवल कुछ चंद उंगलियों पर एक दो लोग होंगे, वो भी मुश्किल से मिलेंगे। तो क्यों हम अशुद्ध कर रहे हैं? क्यों, जबकि ये सारे, वो पृथ्वी भी देवता है, हम कहीं ना कहीं पूजन भी करते हैं इन सबका, नदी भी देवता है, कहीं ना कहीं पूजन करते हैं, फिर भी उनका
कि आप वास्तव में जो इस अवधारणा की आधारभूमि है उस पर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कम शब्दों में प्रकाश डाला। और आपने ये भी बहुत अच्छी बात बताई कि ये सिर्फ एक धार्मिक मूल्य या आध्यात्मिक मूल्य ही नहीं था, ये हमारा सामाजिक मूल्य भी था, ये हमारे लिए एक मनुष्य के लिए नैतिक मूल्य था। और वही नैतिक मूल्य हमारे साहित्य में विभिन्न कालखंडों में आया है। मैं आदरणीय मंगेश जैन वैष्णव जी को आमंत्रित करूँगा। आप दिल्ली में रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्तमान में आप टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के महाराष्ट्र टाइम्स पेपर में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं। आपने पुणे टाइम्स ऑफ इंडिया, यूनिक फीचर्स, सकाल जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। हाल ही में आपको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पहला अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार घोषित किया गया है। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे, शुभकामनाएं देंगे। पत्रकारिता के अलावा आपने एक अनुवादक की भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। आपने साहित्य अकादमी, मेहता, सेज, पॉपुलर आदि पब्लिकेशन, भारत सरकार का प्रकाशन विभाग जैसे अनेक प्रतिष्ठानों के लिए अनेक पुस्तकों का मराठी में अनुवाद किया है। आकाशवाणी दिल्ली के राष्ट्रीय वृत्त विभाग में नैमित्तिक वृत्त निवेदक के नाते आपने 8 साल काम किया। वर्तमान में आप भारतीय संसद की तत्काल भाषांतरण सेवा में भी मराठी इंटरप्रिटेशन के लिए कार्यरत हैं। बहुत ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मंगेश जी को। पहले तो साहित्य अकादमी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस व्याख्यान के लिए बुलाया। ये जो विषय है इसके शीर्षक से ही थोड़ा प्रैक्टिकली जाते हुए मराठी साहित्य की ओर मैं शुरुआत करूँगा। इसका शीर्षक में है कि साहित्य में स्वच्छता का स्वर, परंपरा से आधुनिकता। क्योंकि जो इस शीर्षक में जो स्वर, ये जो रचना, ये जो व्यवस्था की गई है इस शब्द की योजना, तो मुझे लगता है कि अभिजात भारतीय संगीत का अगर आप देखें तो स्वर यानी सुर को बहुत महत्व है, उसी को महत्व है। और ऐसा कहते हैं कि जिसका अंतःकरण साफ हो, निर्मल हो, उसी का स्वर अच्छा लगता है, उसी का शब्द अच्छा लगता है। तो इसी तरह साहित्य में भी स्वच्छता की बात जहाँ जहाँ आती है वो कोई आज की बात नहीं है, वो बहुत हमारे भारतीय परंपरा की एक बात रही है स्वच्छता। क्योंकि हमारी परंपरा में रोज, पुराने जमाने में नदियाँ होती थी, रोज नदी में जाके स्नान करना। लेकिन स्नान करना इसका भी एक, वो भी आधा अधूरा माना गया है। ब्रह्मानंद, कबीर, तुलसीदास वगैरह संतों ने बहुत सारा इस पे लिखा है। क्या पानी में मल मल नहावे, मन के मैल अवतार, जैसा बहुत साहित्य हिंदी में भी है, संस्कृत का में आपने अभी कहा ही। भक्ति काल से आगे जाते हुए जैसे ही आधुनिक काल में आते हैं, तो उसके पहले मराठी संत परंपरा में भी स्वच्छता का बहुत महत्व है। ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम हो, बहुत संत कवियों ने इस स्वच्छता की बातें की है। और आधुनिक जो साहित्य है, मराठी साहित्य जिसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत कवियों और विद्वानों ने स्वच्छता का महत्व अधोरेखित किया है। संत गाडगे बाबा और संत तुकडोजी महाराज, इनका उल्लेख किए बिना स्वच्छता का मराठी साहित्य में क्या महत्व है, ये विषय भी पूरा नहीं हो सकता। गाडगे बाबा का तो उन्होंने अपना रवैया ही ऐसा बना लिया था कि वो झाड़ू लेके ही घूमते थे। और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पहले गाँव के लोगों को इकट्ठा करके झाड़ू लगाते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि आप कहाँ जा रहे हो, उसके दर्शन के लिए जा रहे हो, वो तो वहाँ है ही नहीं, वो तो स्वच्छता में ही है। अगर आप गाँव साफ करोगे, आसपास का आपका परिसर अच्छा रखोगे तो वो मिलेगा। ऐसा विचार उनका था। तुकडोजी महाराज ने ग्राम गीता नाम का ग्रंथ लिखा। ग्राम गीता यानी
गीता से हुई ज्ञानेश्वरी, और ज्ञानेश्वरी का ये भावानुवाद है। एक तरफ ग्राम गीता है, दूसरी तरफ विनोबा भावे की गीताई है। गुरुजी महाराज ने ग्राम गीता में, भगवत गीता में स्वच्छता का कितना महत्व है वो बहुत अच्छे से अधोरेखित किया है। उनकी ग्राम गीता में अगर आज की लोकतंत्र का हम विचार करें तो हर किसी को ग्राम गीता पढ़नी चाहिए। उन्होंने उसका इतना अच्छा स्वरूप उसमें दिया है, और उसमें एक बहुत महत्व काम है स्वच्छता। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि ये जो ग्रामीण लोकतंत्र है, गांव, उसके भी 4 स्तंभ है, और उसमें से एक स्तंभ है स्वच्छता। एक बार महात्मा गांधी आए थे गुरुजी महाराज के यहाँ, तो सब लोग खाने पे बैठे थे। गुरुजी महाराज को महात्मा जी ने कहा कि इसका कितना खर्चा होगा, तो उन्होंने कहा कुछ उस समय में 3 आना, कुछ 3 रुपया 4 आना, ऐसा कुछ हुआ था। गांधी जी बोले ऐसा कैसे हो सकता है, इतने थोड़े इसमें इतने लोग खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो बोले केवल मुंबई कांग्रेस को 6 लाख रुपए का घाटा हो गया इस बार, तो आप कैसे मैनेज करें? तो गुरुजी महाराज ने कहा देखिए महात्मा जी, क्षमा कीजिए, आप बहुत बड़े हैं, लेकिन आप ना सिर्फ नाम पर नकुटी देते हैं, अंदर सब राजविलास रहता है, और अंदर स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता केवल आपको दिखाने के लिए लोग करते हैं। जैसे ही आप मुड़ जाते हैं फिर से आप स्वच्छता करने लगते हैं। तो फिर गांधी जी ने उसके बाद लाहौर कांग्रेस की, गांधी जी हैज कोटेड गुरुजी महाराज कि उन्होंने, अभी मैं गया था महाराष्ट्र में, विदर्भ में, तो मुझे ऐसा सुनने में आया हमें ये बंद कर देना चाहिए। तो इतना गुरुजी महाराज का एक अधिकार था। आधुनिक मराठी साहित्य में बहुत से कवियों ने स्वच्छता का महत्व अधोरेखित किया। यहाँ एक जानना जरूरी है कि मराठी साहित्य में स्वच्छता एक इवेंट करके नहीं आती, स्वच्छता का इवेंट नहीं होता, वो अपने मन की अवस्था करके अगर हमने स्वीकारी तो ही उसका भाव वास्तव में हमें प्रतीत होता है। ये यहाँ एक बार थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन समझना मुझे लगता है आवश्यक है। एक बार एक बिल आया था यूपीए के समय पार्लियामेंट, और उसमें एक शब्द था गंदी बस्ती कर। तो तब मायावती और सतीश मिश्रा ने बहुत आक्षेप किया कि ये क्या शब्द है गंदी बस्ती, कोई अपने मन से गंदी बस्ती में रहने को कहता है, तो वो शब्द निकालने को कहा उन्होंने। तो इन द मीन टाइम सोनिया गांधी लॉबी से जा रहे, तो मायावती सामने से आ रही, तो मायावती इतनी चिड़ी हुई थी, वो सोनिया गांधी को हटा दिया उधर। अरे क्या आपकी सरकार है, ऐसे ऐसे शब्द डालते हैं। तो सोनिया गांधी और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उस मंत्री जी का हाल बेहाल हुआ था उस दिन। एनीवे, जो भी है, ये विषयांतर अगर छोड़ा जाए तो आधुनिक मराठी साहित्य में स्वच्छता एक अंगभूत, उसका मानव स्वभाव का एक अंगभूत भाग करके वो आती है। वो एक स्वच्छता का स्वभाव बनना चाहिए। क्यों लिखना पड़ता है दीवारों पे कि यहाँ मत थूको, यहाँ मत थूको, ऐसा लिखने की नौबत अभी भी आती है 2025 में। बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हाउस की बात कर रहा हूँ। अभी भी 2025 परसों मैंने उस हाउसकीपिंग को बोले, मैंने कहा यार ये अभी भी चल रहा है, बोला क्या करें, सुनते नहीं। मैंने कहा ये अंदर के या बाहर के, बाहर वाला कोई नहीं, सब अंदर के। तो ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमने स्वच्छता इस शब्द को जाना ही नहीं, उसका जो अर्थ है वो हमने पहचाना ही नहीं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर देखते हैं, पढ़ते हैं, स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत में कहाँ है? रेलवे स्टेशन जाके देखिए, बाहर बाकी रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन में आज अभी जाके देखिए क्या हाल है वहाँ
देश का सर्वोच्च नेता बोल रहा है, लाल किले से बोल रहा है, फिर भी अगर हम नहीं मान रहे तो और क्या और किसमें करना चाहिए? फिर तो ये साहित्य तो साहित्य में ही रह जाएगा। तो ऐसे करके मराठी में दया पवार की एक आत्मकथा है। दया पवार साहित्य अकादमी है, उनकी एक आत्मकथा है बलूत। उस बलूत आत्मकथा में उन्होंने एक सुंदर वाक्य लिखा है कि अगर भगवान की सच्ची पूजा करनी है तो हमें गटर साफ करनी चाहिए, हमें कूड़े का ढेर अदृश्य करना चाहिए, वो साफ करना चाहिए। भगवान वहाँ है, मूर्ति में है ही नहीं। अभी मैंने साहित्य अकादमी का एक बुक का ये किया, विश्लेषण रिव्यू किया, तो उस बुक में भी जो कथा लिखी थी वो एक पेड़ की कथा थी। और उस पेड़ का यही था कि मेरे पत्ते गिरते हैं हर शिशिर ऋतु में, लेकिन मैं वो संजोग के उसका ढेर नहीं बना के रखता। मैं वायु को बुलाता हूँ, उससे कहता हूँ ले जाओ। क्या ऐसा उस एक बार पार्लियामेंट में एक बिल आया, तब अनिल माधव दवे पर्यावरण मंत्री। तो अनिल माधव दवे ने कहा कि वो बिल के ऊपर बोल रहे थे, वो कहते थे कि जो लोग बोलते हैं कि नदी की स्वच्छता करो, नदी, मुझे उन पे हंसी आती है कि सरकार के बारे में बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं। तो दवे जी ने कहा क्योंकि नदी की स्वच्छता मानव क्या करेगा, वो साल में एक बार अपने आप को खुद साफ करती है। एक बार बाढ़ आती है, नदी साफ हो जाती है, बाद में उसे गंद करने वाले हम लोग होते हैं। तो हमें ही देखना चाहिए कि उस बाढ़ के बाद जो अविरत प्रवाह है, आप हरिद्वार में जाके देखिए, दिवाली के पहले की गंगा और दिवाली के बाद की गंगा, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। दिवाली के बाद की गंगा का पानी बिल्कुल बिस्लेरी है और पहले का एकदम मिट्टी वाला सब उसमें होता है। तो ऐसे ही साहित्य में भी जब स्वच्छता ये सब्जेक्ट आता है तो उसमें एक बेसिक बात आती है कि स्वच्छता खुद से शुरू करनी चाहिए। मैं बार ये अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि वो तो है कि उत्तम कावले करके बहुत बड़े साहित्यकार है, संपादक भी थे। उन्होंने कहा कि हम लोग गंदगी फैलाते हैं, ऐसा जो कहते हैं उनकी पहले तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि सब गंदगी वो फैलाते हैं। तो उनको कहा क्या बात करते हो, इतने अच्छे साफ सुथरे लोग हैं। बोले नहीं, उनके मन में ले, उनके मन से जो कूड़ा कचरा बाहर निकलता है वो चातुर्वर्ण्य के स्वरूप में आता है और वो सब संविधान की रचना को तहस नहस कर देता है। हम घरों को साफ करते हैं हर त्योहार में, बहुत तरह से साफ करते हैं, कोई खुद करता है, कोई किसी को बुलाता है। लेकिन साहित्य में एक निहित साहित्य का उद्देश्य कहा जाता है कि असहज सवाल पूछना। अगर जिन्हा करने लगे तो वो साहित्य नहीं होता। इंदिरा गांधी हो, विजय तेंदुलकर हो, दया पवार हो, जितने भी मराठी साहित्यकार हुए उन सब ने असहज सवाल पूछे। आगरकर से लेके नरेंद्र दाभोलकर तक, अगर इस सभी ने जो सवाल पूछे वो व्यवस्था को जोर देने वाले थे। तो हमारी व्यवस्था को असहज सवाल सुनना इसकी आदत नहीं है, फिर भी सवाल पूछने वाले जब तक है तब तक ये सवाल आते रहेंगे और अपनी हिम्मत लोग दिखाते रहेंगे। विद्या करंदीकर ने कहा था कि हम साफ रास्ते पे चलेंगे, स्वच्छता करेंगे, स्वच्छता का आवाहन करेंगे, लेकिन हमारे विचार अगर अभी भी सदियों पुराने हैं, सदियों पहले के हैं, पुराने हैं,
साफ करना, ऑफिस को साफ करना, ये बहुत सुगम है, लेकिन हजारों साल हमारे दिलो दिमाग पे जो वैचारिक धूल बैठी है, उसको साफ करने के लिए कौन सा झाड़ू लाए, ऐसा सवाल उत्तम कांबले जी ने पूछा है। उत्तम कांबले जी की दृष्टि से स्वच्छता केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि न्याय, समता, स्वतंत्रता, इसकी भी भूमिका है। स्वच्छ समाज एक ऐसा समाज है जो खुद को ही दिया बनाता है, अत्यधिक हो। दूसरों के दिए से प्रकाश मत दो, आप खुद प्रकाश दो, ऐसा विचार उन्होंने रखा है। एक जगह कहा गया है, अगर गांव से शुरू करें, शहर वगैरह तो दूर, महानगर तो और भी दूर, लेकिन गांव से अगर विचार करें तो गांव सुंदर तब होगा जब मन सुंदर होगा, मन सुंदर तब होगा जब विचार सुंदर होगा, और ये जब होगा तो राष्ट्र सुंदर होगा। आज स्वच्छता का ये आदर्श ये केवल अभियान के स्वरूप में मराठी साहित्य ने कभी भी नहीं है, ये सामाजिक और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है नैतिक क्रांति के रूप में मराठी साहित्यकारों ने इसका वर्णन किया है। और दूसरा ऐसा है कि गंदगी वही है जहां मौन, और स्वच्छता वही से शुरू होती है जहां से सवाल उठने लगते हैं। आपकी ये जो जनरेशन है, तो वो कभी ना कभी ये ढाढ़स करेगी कि स्वच्छता को या और कोई व्यवस्था को सवाल करे, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ये ध्यान में रखें। लेकिन वो सवाल पूछना, ये जब आपके मन में आएगा, तब ये होगा कि आपकी स्वच्छता की ओर आपके कदम बढ़ने लगेंगे। धन्यवाद। बहुत ही व्यवहारिक तरीके से, बहुत ही जटिल विषय को बहुत सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया, और सबसे महत्वपूर्ण एक उन्होंने बात जो रेखांकित की कि अगर समाज और यथार्थ से निरपेक्ष शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो शब्द अपना अर्थ भी भ्रष्ट कर देता है। जैसा उन्होंने गंगे बस्ती के अर्थ में जो उदाहरण दिया कि शब्दों का सही चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो। ये भी साहित्य का ही दायित्व है और साहित्यकारों का ही दायित्व है। मैं बहुत आदर व्यक्त करता हूँ आपके बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। मित्रों, लोग इनको सुनने के लिए आतुर रहते हैं, और मैं तो विशेष रूप से प्रतीक्षा किया करता हूँ ऐसे आदरणीय प्रोफेसर चंद्र कुमार जी हमारे बीच हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप कई विश्वविद्यालयों की विभिन्न समितियों में अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आपकी कई पुस्तकें और लेख प्रकाशित हैं। आपकी जो अभी पिछले दिनों पुस्तक प्रकाशित हुई, श्रीमंत शंकरदेव जीवन और दर्शन और सिख दर्शन सनातन का सातत्य, बहुत ही चर्चा में रही है। आपकी विशेष रुचि सक्रिय संस्कृति की सापेक्षता में पूर्वोत्तर भारत की कलाओं और प्रदर्शनकारी कलाओं के अध्ययन के साथ साथ नाटक और रंगमंच में भी है। विगत लगभग 30 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में आप भारत बोध और सांस्कृतिक संवाद के उद्देश्य पर केंद्रित प्रबुद्ध मंडल, थिंक टैंक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अध्ययन केंद्र दिल्ली के महान अध्यक्ष हैं, और कला, मानविकी, समाज विज्ञान और प्रदर्शनकारी कलाओं की पत्रिका प्रागियोगिता भारत बोध के संपादक हैं। बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर चंद्र कुमार। साहित्य अकादमी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम साहित्य में स्वच्छता का स्वर, परंपरा से आधुनिकता तक, ऐसे विषय पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अनुपम जी, वनिता जी,
इस विषय पर तृतीय वक्तव्य है इस यानी कुल मिलाकर स्वच्छता संस्कृत और मराठी से होती हुई हिंदी में आ रही है। अनुपम जी और साहित्य अकादमी साधुवाद के पत्र हैं। हिंदी समाज और हिंदी साहित्य की संवादहीनता को पाटने का एक सकारात्मक प्रयास है। हम लोग अक्सर हिंदी साहित्य पर अपने ढंग से आरोप लगाते रहते हैं कि वह हिंदी के समाज की समस्याओं से एक संवादहीनता में रहता है। हमने विश्वविद्यालयों में जिस हिंदी को पढ़ा समझा वह भारतीय समाज के फॉल्ट लाइन्स को, भ्रंश रेखा को विद्रूपित करने का ही पाठ था। ऐसे विषयों पर जब साहित्य अकादमी कार्यक्रम आयोजित करती है तो वह एक तथ्य का प्रमाण है कि एक समाज के रूप में हिंदी जन में अभी भी संभावना बची है। हम सभी आभारी हैं। आदरणीय मंगेश जी ने गांधी जी की चर्चा की और हिंदी साहित्य का एक बड़ा पाठ गांधी के पक्ष में विकसित होता है, खासकर 20वीं शताब्दी का। मुझे गांधी का एक प्रसंग याद आया। आप लोग सभी जानते हैं गांधी का औपचारिक परिचय भारतीय समाज की आंदोलन का ही व्यवस्था से 1917 के आसपास होता है। वो चंपारण जाते हैं और चंपारण में जिसको नीले किसानों का आंदोलन कहते हैं वो करते हैं। लेकिन गांधी का एक परिचय कांग्रेस से 1901 में और कांग्रेस का 1901 का जो अधिवेशन है वह गांधी घूमते हुए उन्हें उस गांधी को कोई जानता नहीं है। वो गांधी सेलिब्रिटी नहीं है, वो गांधी एक संज्ञा है, वो नाउन है, एडजेक्टिव कभी हुए नहीं। और गांधी एक वो गांधी धोती कुर्ता वाली काटिया वाली गांधी नहीं है, वो ये मंगेश साहब बहादुर वाली। जब वो वही उनका बीजी गोखले से, बीजी तिलक से, बाल गंगाधर तिलक, शॉ से सबसे परिचय कलकत्ता में ही होता है। गांधी को कोई काम नहीं है क्योंकि वो घूमने गए। पर गांधी वहां जो काम उठाते हैं उस अधिवेशन में वह है शौचालय की सफाई। और जब वो टाई कोट पहनकर शौचालय की सफाई कर रहे हैं तो उनसे सवाल किया जाता है कि आपने यह अंत्यज लोगों का काम क्यों उठा लिया? तो जो गांधी का जवाब है वह स्वच्छता पखवाड़ा का केंद्रीय बिंदु है। उन्होंने कहा कि काम अंत्यज नहीं है, आपकी धारणा अंत्यज है। और फिर हिंदी साहित्य का एक बड़ा भाव गांधी की क्रिया प्रतिक्रिया में विकसित होता है। और 2 अक्टूबर को हम सभी गांधी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उसी प्रक्रिया में यह स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। पानी की कमी होगी, पानी के सपने आएंगे। कोई भी समाज जब सपने देख रहा होता है, जब सपने का निर्माण कर रहा होता है, नायकत्व की प्रक्रिया बना रहा होता है तो कहीं न कहीं उस चीज की कोई न कोई कमी को महसूस कर रहा होता है। यानी स्वच्छता की कोई न कोई कमी भारतीय समाज महसूस कर रहा है, तभी तो वह उस पर चर्चा कर रहा है। और यह सनातन का एक अद्भुत भावबोध है। सनातन अपने आत्म विवेचन की प्रक्रिया में स्वयं ही रहता है और शायद यही वह बात है कि हस्ती में हम हर बार अपनी गलतियों का एक स्वयं मूल्यांकन करते हुए कोई न कोई भावबोध बना लेते हैं। इसीलिए सनातन से कभी बौद्ध निकल के आता
अच्छी व्याख्या की कि स्वच्छता शुचिता है, और उसके कई उदाहरण आपको वांग्मय में मिल जाएंगे। स्वच्छता क्या है, स्वच्छता का आंतरिक कोई अर्थ है या स्वच्छता का कोई बाहरी अर्थ है? सामान्य अर्थों में स्वच्छता के दार्शनिक शुचितापूर्ण संदर्भों की व्याख्या हमारे वांग्मय में भरी पड़ी है। एक हमारे लिए प्रश्न उठता है, और आज के कार्यक्रम का जो प्रश्न है कि साहित्य में स्वच्छता के स्वर का पाठ क्या है। एक पाठ कर्मा जी ने व्याख्या की और दूसरे पाठ की व्याख्या मुकेश। इस पर कैसे विचार किया जाए, स्वच्छता को पढ़ा कैसे जाए? स्वाभाविक है कि एक स्वच्छता तो पर्यावरणीय स्वच्छता है, तो सामान्य अर्थों में हम साफ सफाई समझते हैं वो है। जिज्ञासा बनती है कि इस पर्यावरणीय स्वच्छता का साहित्यिक संदर्भ क्या है। पाठ प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि उसको पढ़ने की दृष्टि क्या हो। भारतीय मनीषा का सभ्यता बोध इस दृष्टि के बिंदु प्रस्तावित। भारत की कलाएं और साहित्य इस मूल्यबोध को जीने वाले समाज के रूप में रहे हैं। हम सब सर्वोत्तम की उत्तरजीविता को प्रस्तुत करने वाले समाज नहीं। हम डार्विन को उस अर्थ में नहीं मानते कि बड़े गर्दन वाले जिराफ बचे रह जाएंगी और छोटे गर्दन वाले जिराफ खत्म हो जाए। हम सेमेटिक नहीं है। दुनिया में हम जहां भी गए इसी सहभागिता के भाव से गए हैं, पार्टिसिपेशन के भाव से। हम तलवार के बल पर नहीं गए। हमारा मूल्यबोध आन भद्रा कृतो यंत्र विश्वता है। यह ऋग्वेद का स्वस्तिवाचन मंत्र है जो वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना है। अरे कुटुंब जब आप मानेंगे तो साफ सफाई तो रखेंगे ही, एक मानुष भाव की प्रस्तावना आप करेंगे। स्वच्छता वनमानुष भाव की प्रस्तावना नहीं है। इसी अर्थ में हमारा अस्तित्व परिवेश निरपेक्ष नहीं है, परिवेश सापेक्ष है। यह पर्यावरण के संवाद में है। आप सभी विद्वान लोग हैं, आपके ध्यान में यजुर्वेद का शांति मंत्र आता है। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति एवं शांति समा शांति। यानी अंतरिक्ष, विश्व और वनस्पति के संवाद में हम हैं। हमारा अस्तित्व तभी बचा रह सकता है जब हम पर्यावरण के संवाद में रहें। इसी अर्थ में अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त का रचयिता पृथ्वी को माता कहता है। यही भाव है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। यह पृथ्वी तत्व की सृजनात्मकता है। हिंदी साहित्य को इस सृजनात्मकता के एक प्रस्ताव के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मित्रों, हम सभी हिंदी के लोग हैं और हिंदी का प्रज्ञा बोध गोसाई जी से बनता है। गोसाई जी बोले तो गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस हमें याद आता है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम द्रवित है, दुख में उन्होंने बाली को मार दिया है। बाली की पत्नी तारा का दुख अब उनसे देखा नहीं जाता है।
तुलसीदास ने। आज भी न्याय अन्याय, भाई राज, जब राजा शक्तिशाली होता है तो हम अक्सर कहते हैं कि रावण चले गए। अभी किसी का कोई प्रसंग आया तो चूंकि आप पत्रकार हैं, वहां कहा कि अब ये कहेंगे कि हम सोने की लंका बना देंगे, ऐसा चर्चा आया तो बिहार के संदर्भ में किसी ने किसी पर टिप्पणी की। जब भी हमारे जीवन में न्याय अन्याय का प्रश्न होता है, नीति अनीति का प्रश्न होता है, विकास का प्रश्न होता है, पर्यावरण के साथ संवाद का प्रश्न होता है, गोस्वामी तुलसीदास एक अनिवार्य पाठ के रूप में आते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि तुलसीदास के राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो काल की को जीतने वाले हैं, उनके सुख और दुख के साथ पर्यावरण का सुख दुख चलता है। मित्रों, कामायनी एक अनिवार्य पाठ है। आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ें, कामायनी का पाठ कुल मिलाकर पर्यावरण का पाठ है। वह ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाने का पाठ है। पूरी की पूरी छायावादी कविता अपने सुख दुख के चिरंतन क्षणों में प्रकृति के साथ संवाद करते हैं। प्रसाद जी भी दुखी होते हैं तो ले चल मुझे बुलावा देकर मेरा। महादेवी के यहाँ प्रकृति का एक अनिवार्य पाठ बनता है और हिंदी की कोई भी बड़ी कविता प्रकृति के साथ संवाद के बिना है। प्रकृति हिंदी कविता का स्थायी भाव है। संचारी भाव के रूप में राजनीति आ जाती है। संचारी भाव के रूप में विचारधारा के तलछट आ जाते होंगे। स्थायी भाव पर्यावरण और प्रकृति ही है। इसलिए हिंदी कविता को, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, चाहे बालकृष्ण भट्ट हो, या संस्कृत की सातत्यता में मिला हुआ हमारा सौभाग्य हो, उसे स्वच्छता के एक अनिवार्य पाठ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। और गांधी, क्योंकि गांधी एक ऐसा पाठ है हिंदी कविता के और हिंदी साहित्य के, आप उनसे घृणा करें, उनसे प्यार करें, आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। जिंदगी में दो ही घड़ियां मुझ पर गुजरी हैं, कठिन तेरे आने के पहले तेरे। इसलिए जब भी आप हिंदी में स्वच्छता का मूल्यांकन करें तो गांधी के उस वाक्य से करें जो 1901 का गांधी का स्वच्छता अधिवेशन है। वो कहते हैं कि खराब काम नहीं है, खराब मानसिकता है। और उसी अर्थ में जब गंदी बस्ती की बात हुई तो उसी संदर्भ में उसको पढ़ें। भारतीय समाज में मानसिक विवेचन की एक प्रक्रिया सनातन की प्रस्तावना है और हिंदी इसी मानसिक विवेचन का एक अनिवार्य पाठ है। आपने मुझे बुलाया, समय 10 मिनट का था तो 10 ही मिनट में खेल रहा और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि समय से खेलें तो अच्छा लगता है, नहीं तो विरस हो जाए। आपका बहुत विभिन्न विधाओं में आपकी 60 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप पंजाबी से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी करती हैं। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, भाषा भारती सम्मान, शिरोमणि साहित्यकार पुरस्कार, पंजाबी शिरोमणि साहित्यकार सम्मान जैसे अनेक अलंकरणों से भूषित हैं। अभी आप साहित्य अकादमी के पंजाबी परामर्श मंडल की सदस्य हैं और इससे पूर्व आप पंजाबी परामर्श मंडल की सम्मानित संयोजक रह चुकी हैं। डॉक्टर साहित्य अकादमी की और कुमार अनुपम जी की और आप सब की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस सीट
सामने पहले आचार्य जी ने अपना वक्तव्य दिया, फिर मंगेश जी ने और चंदन चौधरी जी ने। और मैं बहुत आज खुश हुई ये देख के कि आज जितना परंपरा से आधुनिकता की बात होनी थी, तो मुझे लगा बड़े सीनियर ही हमेशा यहाँ आते हैं अधिकतर, पर आज यूथ यहाँ बैठा हुआ है और आप सबके आगे मुझे लगा कि आप कितने अवेयर हैं, कितने कॉन्शियस हैं इस विषय पे सुनने के लिए। तो जाहिर है कि आपके मन में भी कुछ सवाल भी होंगे। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो मेरे को पहले बता दीजिए, नहीं तो मैं बाद में अगर आप करना चाहेंगे तो बाद में कर लेंगे। तो मैंने जब तीनों के वक्तव्य सुने और अनुपम जी ने जब इसका शुरुआत की, तो बात यही आ रही थी कि परंपरा से लेके हमारे जो वैदिक साहित्य था, तो करुणा जी ने भी चारों वेदों की बात की और जो हमारी समृद्धियाँ हैं उनकी बात की, और उन्होंने मराठी साहित्य के ताउन से अपनी बातें की, इन्होंने हिंदी साहित्यकारों की बात, लेकिन परंपरा तो वही वैदिक से, संस्कृत से, मराठी और हिंदी से जो चली, तो वो सब में जो मूल भाव इन सब के वक्तव्यों में था वो यही था कि बाहरी शुद्धता जरूरी है, लेकिन उससे पहले जब मन शुद्ध नहीं होगा तो वो शुद्धि कथाचित रह जाएगी। और उसका वो जैसे टेम्परेरी, बहुत अच्छी बात है आपने कहा कि इन्होंने खाली थ्योरी की बात नहीं की, जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे जनमानस में है। क्योंकि हमें पंजाबी की रीडर हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मैंने ये सब भी पढ़े, भगवद गीता भी पढ़ी, वेद पुराण भी पढ़े, कुरान भी पढ़ा और बाइबल का मैंने ट्रांसलेशन भी किया। तो इस सब दौर में से मैं गुजरी, लेकिन मैंने भी यही महसूस किया कि जो सेंट सोल्स होती हैं, हमारे ऋषि मुनि होते हैं, उन सब का भाव यही होता है कि आंतरिक शुद्धि के बिना बाहरी शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो इसी तरह से गुरबाणी की मैं पाठक हूँ, वो कहते हैं सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियाँ, नाम बिना सब पूर्ण गाली गोछियाँ। गोछापन है ये। तो नाम क्या है? नाम ये सारा जो हमें चेतना देता है, गुरु। तो वो गुरु साहब कहते हैं कि शब्द को हम गुरु मानते हैं। गुरुकुल में भी यही सिखाया जाता था। तो मन शुद्धि के लिए पहले गुरुकुल थे, आश्रम थे, और आज हमारे पास स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हम शब्द का अध्ययन करके, मेरे को याद है कि जब मैं 3rd में पढ़ती थी, अभी हमें वाक्य बनाने ही आए थे, तो हमें मॉरल साइंस लगा करती थी कि जब तक हमारे पास एथिक्स एंड मोरालिटी का पठन नहीं होगा तो हम अपने आप को शुद्ध कैसे करेंगे। तो ये जब सारी बातें मैं सुन रही थी, तो बातें तो सब एक ही हैं, जैसे कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये तो हमने फ्रेगमेंट्स में कंपार्टमेंटाइजेशंस कर करके तो सारा एक खेल रचा हुआ है। तो कोई खिलाड़ी इसमें अच्छा निकल जाता है, तो बाकी हम सब लड़ भिड़ के तो आपस में ये बस दुनिया चला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब इन्होंने कहा कि देखो अभी भी ट्रेन्स में जाके व्यवहारिक तौर पे देखो, अगर हमने इतना मनन किया होता उन वेदों का, उन ग्रंथों का, तो आज पर्यावरण का ये हाल होता। जाहिर है कि गली ऐसी चंगियां आचार्य बुरियां, बातों में हम वक्तव्य देने में बड़ी बड़ी बातें भी कर लेंगे, लेकिन फिर वही बात इस स्टेशन पे जाके देखो। जब सुबह शताब्दी में मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ, तो जाती हूँ तो शर्म से खिड़की में देखा नहीं जाता। अभी शौचालय भी बन रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। हमें बच्चों को राइट ऑफ एजुकेशन दिया गया है,
लेकिन माँ बाप अभी भी बच्चों को पढ़ाते नहीं है। बड़े जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, वो भी नहीं पढ़ाते बच्चों को। मैं देखती हूँ यहाँ दिल्ली में वो जो कूड़ों के ढेर लगे हैं, उन पे बच्चियाँ छोटी छोटी, उनकी जटा बने बाल हैं और वो इतनी इतनी बड़ी बोरियाँ अपने पीठ पे लाते जा रही हैं। और हमें शुचिता की बात करते हैं, हम स्वच्छता की बात करते हैं, तो फिर जब कोई नहीं मानता स्वच्छता के बारे में, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। स्कूल तो मिले हुए हैं, सरकारी स्कूलों में जाएं, उनको ड्रेस भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो नहीं पढ़ाते। क्या बात है? इसके लिए हमें, जहाँ पे हमें सख्ती करनी चाहिए, वहाँ हम लीनियंटली इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों को। ये ज़रूरी है। जब भी उनको लिखना पड़ता है दीवारों पे, गधे के पूत यहाँ न मूत, हाँ देखो गधा पेशाब कर रहा है, तो ऐसी बातें हमें लिखनी पड़ती हैं। तो अवेयरनेस कौन देगा? ये स्कूल देंगे। जब गुरुकुल में थे तो हम देते थे, और अब स्कूलों में अगर हमें विद्या का मिला है, तो हमें ये सब जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर ये थ्योरीज और पेपर भी रह जाएंगे, वो पढ़ेगा ही नहीं, तो उसको अवेयरनेस कैसे आएगी? ये बातें तो मैंने इन सब के जो वक्तव्य सुने, तो उससे मेरा जो एक प्रतिक्रम निकला, तो मैंने आपसे साझा किया। जैसे कि मैंने कहा कि मैं पंजाबी साहित्य और गुरु ग्रंथ साहब को एक रोल मॉडल मानकर, जब मैं उसमें से स्वच्छता के बारे में कुछ समझना चाहती हूँ, तो मुझे ये लगा कि हमें 3 चीज़ें होती हैं जो इसी को विशुद्ध बना सकती हैं: हाइजीन, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। जो गुरबाणी है वो भी हमें बात बात पे स्वच्छता की बात करती है। पिछली बार यहाँ पे संत सीचेवाल जी आए थे, जिन्होंने ब्लैक रिवर, जो काली वेई जिसको पंजाबी में बोलते हैं, उसका शुद्धिकरण किया था। तो आप वही बात कहते हैं कि साल पर जब बाढ़ आती है तो वो व्यर्थ सारी चीज़ें निकाल के ले जाती है, लेकिन कूड़ा करकट तो डालते हैं। हम लोग कितने अनहाइजीनिक हैं। तो ये जो हाइजीन है, निजी तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि जब हम एक कोई भी ग्रंथ, कोई भी साहित्य, कोई भी वक्तव्य ध्यान से जब सुन के मनन नहीं करते, जब तक मनन करना मीन्स है अमल करना, जब तक अमल नहीं करेंगे तो हम कहीं भी देखो, जितनी गंदगी भारत में है शायद और मुल्कों में ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से मुल्क देखे हैं, उनमें इतनी गंदगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाइजीन का सवाल बहुत बड़ा है। पोषण भी अच्छा नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहब तो कहता है, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं फूड प्योरिटी के बारे में, अल्प आहार, सुलभ सी निद्रा, वो पौष्टिक भोजन खाओ, स्वच्छ खाओ। फिर बातें में ऐसी बीच में आगे पीछे चलती जाऊंगी, मुझे बीच में आप सबकी बातें याद आ जाती हैं। आपने कहा, आपने संवाद के बारे में कहा, और संवाद के बारे में गुरु नानक जाते हैं सिद्ध गोष्ठ करने। मेरी दादी ने मुझे कथा सुनाई, तो कहते वहाँ पे जो ईगो होती है ना हमारी, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ती। चाहे हम गुरुद्वारा में, मंदिर में झाड़ू भी लगाएं, नाम मंत्र भी करें, लेकिन अंदर हमारे मैं बहुत धनाढ़ हूँ और मैं देखो यहाँ पे ये कर रहा हूँ, और अपने घर में जाते ही अपने जो कर्मचारी उसको गाली गलौज देना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसे झाड़ू को लगाने का कोई फायदा नहीं। तो संवाद की बात मैं कर रही थी। तो वहाँ भी जो सिद्ध गोष्ठ बड़े पढ़ लिख के अभिमानी हो गए, तो वो गुरु जी का इम्तहान लेते हैं, बाबा गुरु नानक का। तो वो कहते हैं कि यहाँ तो वो कुछ अर्पण करते, तो कहते हैं हमें कोई ऐसा तरीका बताओ, बूढ़े लोग हैं, हम लोग चबा नहीं सकते, तो हमें कोई ऐसा भोजन दो ना कि जिससे हम लोग का भी पौष्टिक भोजन हो। तो कहते हैं कि उन्होंने कड़ा प्रसाद, जो आप बंगला साहब के गुरुद्वारों में जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जिनके दांत नहीं है, कड़ा प्रसाद एक ऐसा भोजन है जिसको बूढ़ा भी खा सकते हैं, इसके लिए दांतों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर सिद्ध जाके कहते हैं कि भाई यहाँ पे
हमारे रहने की कोई जगह नहीं है। हम यहाँ पे सब बहुत पढ़े लिखे दानश्वर लोग हैं। तो गुरु साहब ना दूध का कटोरा आगे रख देते हैं, वो दूध का कटोरा भरा हुआ सिद्ध रखते हैं उनके आगे। तो गुरु साहब एक गुलाब की पत्ती उसके ऊपर रखते हैं, उसका कोई भार भी नहीं है। तो मतलब कि मैं खुशबू फैलाने आया हूँ, कोई गंदगी फैलाने नहीं आया हूँ। तो ये बातें जब तक हम समझेंगे नहीं तो ये एनवायरनमेंट बद से बदतर दोस्तों होता ही जाएगा। प्योरिटी ऑफ बॉडी बहुत जरूरी है, लेकिन प्योरिटी ऑफ बॉडी कैसे मिलेगी जब तक हम अवेयर नहीं हैं, जब माँ बाप हमें घर में साफ शुद्ध रहना सिखाएंगे नहीं। आप लोग सवाल कर सकते हो जिसके घर में पॉवर्टी इतनी है तो वो स्वच्छता का क्या ध्यान रखेगा, है ना। तो ऐसे सवाल उठने चाहिए ताकि उनके कोई खाली वेद पढ़ के या कोई गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ के तो उसके बारे में ना सोचें। जो एक हमारी ग्राउंड रियलिटीज है उसमें जो हमारे आज के प्रॉब्लमैटिक्स हैं उनको कैसे ये लिटरेचर दूर कर सकता है, ये वेद कैसे दूर कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है। तो ये जब मैं ये सारा पढ़ती हूँ तो मैं श्लोक हम दिन में 2 बार 4 बार जरूर पढ़ते हैं। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात तो दाई दाया खेले सगल जगत। तो ये सारा संसार तो सृष्टि की रचना जो है उसमें जल पवन, इसके बिना आप एक हॉस्पिटल में जाओ तो ऑक्सीजन लेने के लिए पैसे नहीं होते तो प्राणी मर जाता है। तो कुदरत ने तो हमें इतनी हवा दी है, शुद्ध दी थी, गंदगी हमने डाल दी है, पानी दिया, झरने दिए। तो ये सब बातें जो है ये जब मैं सोचती हूँ तो मैं जब मिडिल से वेदों के बाद गुरु ग्रंथ साहब तो मध्यकालीन की रचना है, जब संतों की रचनाएं हुई तो संत कवि हुए या भक्ति काल था। तो इसके बाद जब आधुनिक काल में आते हैं हम तो मन की सफाई गुरु के ज्ञान रूपी पवित्र ग्रंथ एवं शब्द की चेतना द्वारा प्राप्त होती है हमें। तो शब्द क्योंकि वो कहते हैं वाणी गुरु, गुरु है वाणी, तो वाणी को गुरु की संज्ञा दी। तो गुरु क्या है? वाणी शब्द की चेतना जब गुरु के द्वारा या अपने आप पढ़ के जो आपको अंधेरे से रोशनी में लाता है तो वही स्वच्छता है, क्योंकि तब आपका मन स्वच्छ होता है। सब वेद यही बातें करते हैं, सब धर्म यही बातें करते हैं। तो उसमें ना पढ़ते हुए जब मैं ये सोचती हूँ कि जब हमें सब वेद पुराण हमें मन की उन सब का सेंटर आज के वक्तव्यों का देखो तो मन की स्वच्छता की बात हो रही थी कि जब मन स्वच्छ होगा तो हमारा व्यवहार स्वच्छ होगा, झूठ बोलने से भी कतराएंगे हम, हमारी जबान फिरकेगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। आज तो हम झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सच डर जाता है, अदालतें भरी इस बात से। तो पंजाबी साहित्य में गुरु ग्रंथ साहब को मॉडल बना के भाई वीर सिंह प्रथम साहित्यकार थे जिन्होंने आधुनिक युग में ये मन की सफाई और तन की सफाई के बारे में अपने लेख, अपने नॉवेल्स, अपने जो और पत्रकारिता भी करते थे तो कविताएं की प्रकृति, आपने कहा कि हिंदी साहित्य का फोकस है जहाँ से सारी प्रकृति की बात होती है। तो भाई वीर सिंह को कहते ही कुदरत का कवि, तो उन्होंने भी कुदरत की, कश्मीर की सुंदरता हो या कहीं की भी हो, तो उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की जिससे हमें पता चलता है कि स्वच्छता, एथिक्स, मॉरलिटी एंड ब्यूटी जो है इनका क्या महत्व बनता है। इसी तरह से भाई डॉक्टर जसवंत सिंह नेगी, उन्होंने तो गुरमत साइकोलॉजी के ऊपर भी लिखा। तो डॉक्टर नेगी जो है मानवीय सिम्फनी को विभिन्न पर्सपेक्टिव्स में बॉडी, माइंड एंड सोल को एक पैराडाइम में बांधने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कॉन्शियसनेस इन टेक्स्ट और एनी डिस्कोर्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू हाई कॉन्शियसनेस।
ईगो एंड इग्नोरेंस creates such cacophony within us that it drowns out the subtle voice of moral restraints, rendering it inaudible. दुविधा तो यही है कि हमारी ईगो जो है वो हमें ये सारे को करने ही नहीं देती। इसी तरह एक नरेंद्र सिंह कपूर है, उन्होंने जैसे अगाथा क्रिस्टी ने बुक ऑफ मैनर्स, बुक ऑफ एटिकेट्स लिखी, तो वो तो अभी तक निरंतर अपने ऐसे लेख लिखते रहे हैं। और गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी, ये जब बचपन में ही 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं में शुरू में अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि भाई वहाँ पे इतने स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस अवेयरनेस के लिए फैले हुए हैं। तो वो यहाँ आके इंडिया में, पंजाब में आके सबसे पहले जो एक आर्टिकल लिखते हैं वो कहते हैं नवा शिवाला, एक नया मंदिर। वो क्या है कि एजुकेशन शुड बी अ न्यू टेम्पल। एजुकेशन जब हम घर घर में पहुंचेगी तो अवेयरनेस आएगी। इस तरह से पंजाबी लिटरेचर में प्रकृति को लेकर और ये सब बातों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। अब मेरी समस्या ये आ रही है कि मुझे सुजीत पात्र याद आता है। वो कहता है सितम हटाओ, सितम पे मेरी गजल ना लिखो। यानी हम खाली थ्योरी की बातें ना करते रहे दोस्तों। जब तक हम अपने घर से, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर में सफाई तन की भी और मन की, सच बोलिए धर्म साज झूठ न बोलिए। क्या हम कर सकते हैं? ये सोचो, अगर हम कर सकते हैं तो nothing is impossible. Impossible itself says I am possible. तो दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर AI भी आ गई है तो AI को भी देखो, बिग पावर्स ने किस तरह से जनरेट किया है। आज इजराइल का हाल देख लो, आज वो गाजा पट्टी देख लीजिए, आप रूस यूक्रेन देख लीजिए, जगह जगह कहीं पे ये फिजिकल वॉर्स हो रही है, कहीं कोल्ड वॉर्स हो रही हैं। तो ये सब को कैसे हम समेट सकते हैं? इनके हल हमारे पास हैं, लेकिन हम बस वही कि कार बिहार में गली ऐसी चंगियां, हम लोग तो अपने अपने स्टेटस के लिए कॉन्शियस हैं। कोई भी देश के लिए फिक्रमंद होगा तो समस्या कभी आएगी नहीं। सवाल भी हमारे हैं और जवाब भी हमारे सबके पास है, हमें सोचना पड़ेगा। तो अब AI ने क्या किया? उसने एक रॉकेट दागा, उसने 1000 रॉकेट दागे। मरा कौन? पृथ्वी, धरती, जल, वायु। पोल्यूशन कहाँ हुआ? हमारा हुआ। मरे सब हम। तो ये बातें हमें सोचने की है। AI की जगह अगर AI भी आ जाए तो भी सत्यानाश ही होगा, क्योंकि हमारे मन शुद्ध नहीं है। हमें तो हेजेमनी की लालसा है, पावर की लालसा है। हम ये कवर कर ले, हम ये ऑक्युपाई कर ले। सिकंदर भी करता आया, पहले से युगों से चलता आया। राम रावण की लड़ाई भी ये चलती रहेगी। मतलब कि ये हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए। हम शांति चाहते हैं या युद्ध चाहते हैं? तो इसी के साथ में अपनी एक छोटी सी कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। यही बात जो कही है वो कविता के रूप में कि हमने क्या किया। सृष्टि को नमन करते हुए कहती हूँ, जब माँ के गर्भ से धरती पर पहली बार आंख खोली, हमें भूख लगी, तूने सारी वनस्पति हमारे आगे बिछाई। प्यास लगी, नदियां, सागर, झरने, झीलें बनकर तुम फैल गए। कुछ महसूस करने को दिल किया, स्पर्श बनकर विस्मादित किया। कुछ देखने, सुनने, बोलने को मन किया। तूने हमें आँख, कान, जीवा बन गए। शब्द दिए, बोल दिए, भाव दिए, नाद बनकर 4 कुंडों में फैल गए। काम करने को हाथ दिए, पाँव दिए, सब कुछ लेते हुए, पर हमने क्या किया? हमने क्या किया? त्रैलोक ही छेद दिया। क्या बात? वनस्पति के साथ धरती को भी काटने लगे, पानियों को गंदलाने लगे, आकाश के ब्लैक होल्स को भून डाला, छिद्रित कर डाला। स्पर्श और ये
मांगे मोर की कामना ने दावानल जला दिए। नाद के पंछियों के मधुर गीतों को ढोल के मने पीटने लगे। कौवे की और कोयल की वाणी को देख लीजिए, लोभी जीवा से जहर उगलने लगे, जो जिसने सागर को भी पुनः विषैला कर दिया। कल्पना के लिए मिली हमें कलमें, हम काले लेख लिखने लग गए। हमने क्या किया? जवाब आप सबके पास है, आपके दिलों में है कि हमने क्या किया। एक तरीके से समापन होकर कुछ हो गया है। इतनी बढ़िया तरीके से सभी वक्ताओं ने अपनी बात कही, इतना स्पष्ट रूप से थी कि उसके अतिरिक्त अलग से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि अभी आपने पर्यावरण की बात की और पूरी दुनिया में जो एक दूसरे के प्रति अहंकार के तहत जो युद्ध हो रहे हैं, उनके जो परिणाम पूरी दुनिया पूरी सृष्टि जिससे जूझ रही है उन पर बात आई। और सबसे खास बात जो यहाँ पे आई कि हमें खुद चेतना होगा, ये हमसे शुरू होगा। आपने कभी गौर किया होगा, मैं जब बिल्कुल ही कम उम्र का था तो हमारे शहर में स्लोगन लिखे गए थे, और वो स्लोगन शांति निकेतन ये शांति कुंज से आए थे लोग, वो लिख के जा रहे थे। लिखा हुआ था, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जब तक हमसे शुरुआत नहीं, हम खुद नहीं करेंगे, तब तक कोई बदलाव बड़ा नहीं होने वाला है। आप देखिए, इसके बहुत सारे उदाहरण मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। आप सभी इतने बड़ी संख्या में यहाँ आए, आप सबको देख के मैं बहुत गर्वित हूँ, क्योंकि साहित्य अकादमी के हाल अक्सर प्रतीक्षा करते रहते हैं श्रोताओं की। इतने अच्छे विषय के इतने अच्छे वक्ता थे, आप सब ने बहुत अच्छे से सुना। आपका बहुत आभार, और सबसे अधिक आभार मैं अपने वक्ताओं को देता हूँ, आदरणीय चंदन जी को, आदरणीय करुणा जी को, आदरणीय मंगेश जी को, आदरणीय विद्या जी को। आप सबके प्रति बहुत ही आदर। आप सब आप जलपान बनाएंगे। नमस्कार।